बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बि अद्दि कुल्लि मालूम लक। मेरा नाम महमूद नज़ीर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज जिस मौजू पे मुझे चंद मारूज़ात पेश करनी है वो है चीनी, जिसे हम शुगर कैन, चीनी, शक्कर, कोई भी नाम दें। दुनिया की मालूम तारीख़ में 8000 साल कबल मसीह से चीनी, शक्कर, गन्ना, इसका इस्तेमाल किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। लेकिन गन्ने से हासिल होने वाले जूस से रिफाइंड वाइट शुगर बनाने का जो प्रोसेस है, जो जदीद प्रोसेस है, उसकी इब्तिदा 1813 में हुई। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गन्ना प्रोड्यूस करने वाला और चीनी बनाने वाला जो मुल्क है वो इंडिया है। पिछले 2500 साल से 2500 साल पुरानी तारीख है गन्ने की और इसकी इंडिया में, और इसके चीनी बनाने के हवाले से या शक्कर गुड़ बनाने के हवाले से। शक्कर और गुड़ ने ये दुनिया की तीसरी बड़ी फसल है जो दुनिया में बेपनाह इस्तेमाल होती है। पहले नंबर पे सीरियल्स हैं, सीरियल्स जिसे हम दलिया कहते हैं, और इसके अलावा उसके बाद चावल हैं और उसके बाद गन्ना है। और इसे सफ़ेद सोना, वाइट गोल्ड भी कहा जाता है, और इसे वाइट पॉइजन भी कहा जाता है। चीनी जिस तरीके से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की 8 अरब आबादी के खून में सरायत कर गई है, इसके ख़िलाफ़ बात करना, इसके बारे में हक़ाइक़ बयान करना, ये ऐसा ही है कि इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पूरी दुनिया में बेशुमार चीनी के नुकसानात मालूम होने के बावजूद किसी भी मुल्क ने किसी किस्म की ना कोई कानून साजी की है, ना ही किसी सियासी गवर्नमेंट की कोई ऐसा पॉलिटिकल विल है, ना ही ये किसी सियासी जमात के दुनिया में पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में शामिल है कि हम किस तरह इससे निजात हासिल करें। चीनी के बारे में कुछ हक़ाइक़ बयान करते हुए मैं आपको चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि चीनी वजह है दुनिया में डायबिटीज़ फैलने के, ज़ियाबीतस, मोटापा, दिल के अमराज और कैंसर, ये सब चीनी की वजह से ही लाहक होते हैं। इस दुकानों में जो चीज़ फ़रोख्त हो रही होती है, जिसे हम चीनी कहते हैं, एक ऐसी चीज़ है जो 100% नकली और मसनूई खुराक है। चीनी आमतौर पर गन्ना और चुकंदर से हासिल की जाती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फ़ाल कार्बन के ज़रिए इसको रिफ़ाइन किया जाता है। इन खौफनाक केमिकल्स के तामुल के नतीजे में गन्ने और चुकंदर में मौजूद कुदरती अज़ात तलफ़ हो जाते हैं, जिनमें मैग्नीशियम है, जिंक है, जिसमें इसके अलावा एंजाइम्स होते हैं कुछ, फिर इसमें आयरन होता है, फिर थायामीन होता है, रिबोफ्लाविन होता है, ये इसके अलावा पोटाशियम और कैल्शियम भी होता है। ये सब के सब जो है वो तलफ़ हो जाते हैं जब हम इनको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस में से गुजारते हैं रिफ़ाइन करने के लिए। जिस तरह तेल को रिफ़ाइन करने के लिए रिफ़ाइनरीज़ होती हैं जो हमारे क्रूड ऑयल को, ख़ाम तेल को पेट्रोल में और पेट्रोल के डिफरेंट ग्रेड, हाई ऑक्टेन और सुपर में तब्दील करती हैं और काबिल इस्तेमाल और ईंधन के काबिल बनाती हैं बेहतर तरीके, और इसमें से इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म कर देती हैं। इसी तरह जो रॉ शुगर होती है, जो रॉ जूस होता है गन्ने का, उससे उसको रिफ़ाइन करने के लिए जो रिफ़ाइंड शुगर बनाने के लिए जो फैक्ट्री या कारखाना होता है वो भी रिफ़ाइनरी ही होती है, लेकिन वहाँ पे जो है ना गन्ने का जूस जो है या गन्ना जो है ना वो रिफ़ाइन हो रहा होता है। इन खौफनाक केमिकल्स के तामुल के नतीजे में गन्ने और चुकंदर में मौजूद कुदरती अज़ा तलफ़ हो जाते हैं। कुदरती मिनरल्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स और दीगर मुफीद अज़ा के तलफ़ हो जाने के बाद जो बचता है वो मुर्तकिज़ गैर फितरी शय होती है, जिसे हम चीनी कहते हैं, जिसे इंसानी जिस्म बायोलॉजिकली हैंडल करने में बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है इंसानी बॉडी को। दिलचस्प बात यह है कि लोग ये ख्याल करते हैं कि ख़ाम चीनी नेचुरल होती है, कि
जबकि वो भी रिफाइन होती है। जब गन्ने के जूस के क्रिस्टल्स को धोया, उबाला और खुशक किया जाता है और फिल्ट्रेशन के अमल में से गुजारा जाता है, तो और फिर खुशक किया जाता है, इन मराहल से गुजरने के बाद गन्ने के क्रिस्टल्स में मौजूद कुदरती अज्जा मसलन फाइबर वगैरह तलफ हो जाते हैं, और जो चीज़ हासिल होती है वो मैंने आपको बताया, वो एक ऐसा फूड है जिसे फूड लेस फूड कहा जाता है। दरअसल जिसको हम चीनी कहते हैं, वो इंसान को इसकी अलहदा से कोई ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन इसकी शदीद तरीन तलब और सिक ऐसे जैसे किसी नशावर चीज़ की होती है, वो इंसान को महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये जो जितने भी ये जो रिफाइंड शुगर है और जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ये एक जितने ही नुकसानदेह है, बल्कि आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं ये ज़्यादा नुकसानदेह है इंसान के लिए। चीनी दरअसल एक नशा है, जिस तरह हेरोइन एक नशा है, शराब एक नशा है, चरस का एक नशा है, भंग एक नशा है, अफ्यून एक नशा है, आइस एक नशा है, बिल्कुल इसी तरह चीनी भी एक नशा है। और जिस तरह हेरोइन और चरस पीने वाले का जब नशा टूटता है, उसके जिस्म में से उसकी जो मिकदार है वो कम होती है या ज़ीरो हो जाती है, तो उसकी दोबारा तलब पैदा होती है, तो उसका जिस्म टूटता फूटता, थकावट महसूस होती है, गुस्सा आता है, मूड में चेंजेस आती हैं, वो अपने आप को काटना शुरू कर देता है। इससे मिलती जुलती कैफियत ही इंसान की तब भी होती है जब उसको चीनी अगर उसकी रोक दी जाए तो। रिफाइंड शुगर जो है वो हमारे लिए, हमारे जो दरअसल जो हम चीनी खाते हैं, ये रिफाइंड शुगर, हम जो सफ़ेद कलर की चीनी इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में खाते पीते हैं, ये हमारे पैंक्रियाज के ऊपर प्रेशर डालती है, दबाव डालती है, और इस दबाव के नतीजे में हमारी बॉडी जो अपनी खुराक से क्रोमीन हासिल कर रही होती है, वो इसको खारिज करना शुरू कर देती है। और क्रोमीन जो है वो इंसान के जिस्म में कैल्शियम में इसको कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को एडिक्वेट रखने में अहम तरीन रोल अदा करती है। लेकिन क्रोमीन जब इंसान की बॉडी में नहीं होती, तो इसके नतीजे में शदीद किस्म की चीनी की तलब महसूस होती है। जब आप चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो इंसान के लबड़े पे दबाव डालती है, और क्रोमीन की दोबारा इंसान की बॉडी में कमी हो जाती है, वो ड्रेन आउट हो जाता है हमारी बॉडी में से। हम जिस ग़िज़ा से भी क्रोमीन ले रहे होते हैं, वो हमारे अंदर ठहरता नहीं है, तो लबलबा दोबारा क्रोमीन की कमी की वजह से जो उसके अंदर एक थर्स्ट और एक वो सिक पैदा हो जाती है चीनी की, उसके नतीजे में फिर दोबारा चीनी इस्तेमाल। ये एक साइकिल है। लबलबा डिप्रेस होता है, हमारी बॉडी चीनी मांगती है, हम चीनी खाते हैं, चीनी की वजह से वो मज़ीद उसके ऊपर दबाव आता है, फिर हम दोबारा चीनी खाते हैं, फिर यानी कि ये साइकिल चलता रहता है और ये इंसान की बॉडी को तबाह कर देता है। रिफाइंड शुगर इंसान के जिस्म में से विटामिन बी का जो बुनियादी स्ट्रक्चर होता है, वो उसमें जितने भी विटामिन बी की नंबर्स हैं, जितने भी क्लासेस काइंड्स हैं, उन सब को ये तबाह बर्बाद कर देता है। इसका स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि इंसान के जिस्म में अल्लाह ने जो भी ऐसा कोई निज़ाम बनाया है जिसकी वजह से विटामिन बी जनरेट होता है खुराक के ज़रिए, और फिर वो एलोकेट होता है, ट्रांसफ़र होता है और सप्लाई होता है पूरी इंसान की बॉडी को, उसके टिश्यूज़ को, उसके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को। वो जो उसका मैकेनिज़्म होता है पूरी बॉडी में सप्लाई का, वो मैकेनिज़्म चीनी के खाने की वजह से तलफ हो जाता है, और फिर विटामिन बी की तमाम वो ज़रूरियात जो इंसान को चाहिए वो पूरी नहीं हो पाती। यही वजह है कि जब हम चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या चीनी हम सभी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें हमें मालूम नहीं होता कि इसके अंदर चीनी है, वहाँ पे भी हम चीनी इंटेक ले रहे होते हैं। चुनांचे चीनी की वजह से इंसान के बालों के अंदर से, इंसान के बाल जो है इनके ये इसमें से कैल्शियम को खींच लेती है और ज़ाया कर देती है, चीनी ड्रेन आउट कर देती है बॉडी में। इसी तरह हड्डियों में से भी कैल्शियम को ये कम करना शुरू कर देती है, और खून और दांतों से भी कैल्शियम को ख़त्म करना शुरू कर देती है। शुगर आपके निज़ाम को भी तबाह बर्बाद कर देती है। हमारे मैदे में जो बहुत कीमती और नायाब किस्म के गैस्ट्रिक जूसेस बनते हैं, जो हमारी ग़िज़ा को डाइजेस्ट करने में अहम किरदार अदा करते हैं, ये गैस्ट्रिक जूसेस का जो प्रोडक्शन है, जो कि कुदरती तौर पे हमारे मैदे में हो रहा होता है, ये फाउंटेन्स की शक्ल में उठ रहा होता है, ये भी बनना और उबलना और जनरेट होना और अपना काम करना छोड़ देते हैं। ये नहीं पैदा होते चीनी खाने की वजह से। वज़न का बढ़ना, मिजाज में रूनुमा होने वाली मनफी तब्दीलियाँ, शदीद बार बार और ज़्यादा गुस्सा आना, ये सब चीनी के बेजा इस्तेमाल या चीनी के इस्तेमाल, आप थोड़ा भी करेंगे तो ये चीज़ें इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। चीनी के इस्तेमाल का दिमाग पे बहुत मुज़िर असर पड़ता है। चीनी खाने से ब्रेन एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिससे
सेरोटोनिन कहते हैं, जिससे एक अच्छी किस्म की फीलिंग आती है, जैसे हम डोपामाइन भी कहते हैं। समझे, एक डोपामाइन हिट होती है। इंसान के जो न्यूरॉन्स हैं, जब हम चीनी खाते हैं तो ये ख़ास किस्म का एक केमिकल, एक मॉलिक्यूल, एक हार्मोन जो है प्रोड्यूस करती हैं, जिसे हम डोपामाइन भी कहते हैं, कह सकते हैं, और सेरोटोनिन भी कह सकते हैं। इसकी वजह से इंसान को एक एक्सटेसी, एक मज़ा, एक ख़ास किस्म की फीलिंग आती है, जिसकी वजह से इंसान वो फीलिंग दोबारा लेना चाहता है। इंसान के दिमाग को उसकी आदत पड़ जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइन रिलीज़ करे, ज़्यादा से ज़्यादा सेरोटोनिन रिलीज़ करे। सेरोटोनिन या डोपामाइन तब रिलीज़ होता है जब इंसान ज़्यादा मिकदार में शराब पीता है, तो एक ख़ास किस्म की एक्सटेसी पैदा हो जाती है इंसान के ब्रेन में, और उसके न्यूरॉन्स जो हैं उसके केमिकल रिएक्शन के तौर पे जो है वो सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज़ करते हैं, जिससे कि इंसान को फ़रहत, सुकून, मज़ा और एक अजीब किस्म की ऐसी कैफियत जिसको वो किसी भी तौर पे दोबारा हासिल करना चाहता है, वो पैदा हो जाती है। इंसान का जिस्म और जिसकी वजह से इंसान के जिस्म एक इल्यूजन, एक झूठ में मुब्तला हो जाता है, जिसके नतीजे में इंसान के जिस्म का चीनी खाने के साथ फौरी तौर पे कुछ ना कुछ उसका जो खून का दुरानिया है, खून में ग्लूकोज का जो लेवल है, ये आर्जी तौर पे कुछ बढ़ जाता है, और उसको नशे किसी कैफियत महसूस होती है। और चीनी की वजह से जब ये नशा टूटने लगता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान के साथ जो तकलीफात होती हैं, जो जिस्म टूटता फूटता है, इंसान का जिस्म डिप्रेशन में चला जाता है, वो ट्राउमा में चला जाता है। याद रखें, इंट्रिंसिक शुगर जो है ना, इंट्रिंसिक शुगर से क्या मुराद है? इंट्रिंसिक शुगर से मुराद यह है कि वो चीज़ जिसको हम खा रहे हैं शुगर समझ के, चीनी समझ के, वो खाली मीठी ना हो, बल्कि उसके अंदर जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब वो जो, और उसके अलावा उसमें एंजाइम्स, ये वाक़तन मौजूद भी हों। ऐसी किसी भी प्रोडक्ट को, कमोडिटी को, किसी सब्ज़ी, किसी फल या किसी भी चीज़ को इंट्रिंसिक शुगर कहते हैं। वो जिसमें वाकई शुगर की खूबियाँ और खसूसियात मौजूद हों, ना कि सिर्फ वो मीठी हो। तो जो इंट्रिंसिक शुगर है वो सिर्फ और सिर्फ कुदरती तौर पे ही पाई जाती है, फलों में और इसके साथ साथ सब्जियों में। और इसके अगर इंसान को चीनी ना मिले और उसको शुगर भी ना मिले, ये ऐसी सब्जियां भी दस्तयाब ना हो जिनकी वो ना खाए, जिनमें के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनमें शुगर होती है, जिनमें सारी वो जो मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको बताई हैं, मैग्नीशियम और आयरन और जिंक, ये सब नहीं ना भी हों, तो इंसान की बॉडी के अंदर ये सलाहियत है कि वो लहमियात यानी कि प्रोटीन्स के ज़रिए उनमें से खुद से इंसान की बॉडी जो है वो शुगर जो है, उस ग्लूकोज जो है उसको एक्सट्रिकेट कर लेती है। यानी कि ये कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। एक ऐसी चीज़ है चीनी जिसको सारी दुनिया खाना चाहती है, और इस दुनिया में से कोई एक इंसान, 8 अरब में भी एक इंसान भी ऐसा नहीं जिसकी बॉडी को जिसकी बॉडी के लिए उसकी ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत है ही नहीं किसी को, लेकिन हर किसी को उसको खाना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक स्वीटनर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। शुगर के बारे में चंद और हक़ाइक़ भी आप सुन लीजिए। शुगर एक और नामियाती ताजर सफ़ेद चीनी फ़रोख्त नहीं करता। ये नामियाती या ऑर्गेनिक मर्चेंट किसे कहते हैं? वो शख्स जिसकी दुकान के ऊपर ऐसे तमाम सौदे पाए जाते हों जिनमें खाने पीने की वो तमाम अशिया, सब्जियां, गोश्त कह लें या दालें कह लें या कोई भी ऐसी चीज़ या दूध, वो ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक से क्या मुराद है कि वो जिस ज़मीन के ऊपर उसको, जिस ज़मीन से मिसाल के तौर पे कि गन्ना है, तो गन्ने को जिस जगह पे काश्त किया गया हो, उस जगह पे मसनूई खाद ना डाली गई हो, उस जगह उसका जो बीज है वो बायोलॉजिकली, बायोटेक्नोलॉजी के तहत डिज़ाइन और जेनेटिकली इंजीनियर्ड ना किया हुआ हो, और उसके अंदर केमिकल्स का किसी किस्म का कोई मिलावट ना हो, उसे हम ऑर्गेनिक फूड कह सकते हैं, उसे ऑर्गेनिक शुगर कैन कह सकते हैं। तो जो ऑर्गेनिक ट्रेडर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, दुनिया में अभी ये चीज़ आ गई है कि जैसे आप आम एक दूध लेने जाएं तो अगर वो 140 रुपये लीटर है जो नॉन ऑर्गेनिक मिल्क है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक मिल्क लेने जाएँ तो हो सकता है वो किसी सुपर स्टोर में 550 या 650 रुपये का लीटर हो। ये वाली सारी सब्जियां और फल और जो भी चीज़ें होती हैं ये महंगी होती हैं, ज़्यादा महंगी होती हैं। तो ये जो वाइट शुगर है, वाइट रिफाइंड शुगर है, ये किसी भी ऑर्गेनिक स्टोर में आपको, सुपर स्टोर में नहीं मिलेगी। और इससे बनी हुई और भी कोई प्रोडक्ट, जिसमें बिस्किट हो गए, मिठाइयाँ हो गई, बर्फ़ी हो गई, कन्फेक्शनरी हो गई, ब्रेड हो गई, वो भी इस तरह की कोई चीज़ आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। ये लोग नहीं बेचते इसको। हकीकत यह है कि सफ़ेद चीनी जो होती है ये 99.96% जो है ये सक्रोज़ होती है। सक्रोज़ बेसिकली एक मिठास है, इसके अलावा और उसमें कुछ भी नहीं होता। उसमें ग्लूकोज और वो जो मैंने आपको मैग्नीशियम और जिंक और आयरन और वो जितनी भी खूबियाँ थायामीन और एबोफ्लाविन गिनाए हैं या एमिनो एसिड्स बताए हैं, वो चीनी में नहीं होते।
चीनी का ये नाम ही झूठा है कि ये चीनी है। चीनी बेसिकली सक्रोज होता है, और जब ये इंसानी जिस्म में दाखिल होती है तो हयातियाती नुक्ता नज़र से ये इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मौलिक होती है। इसे एनर्जी फूड कहा जाता है, लेकिन ये एक झूठ है। सफ़ेद चीनी इंसानी जिस्म में बी, जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन बी के पूरे स्ट्रक्चर को तबाह कर देती है। चीनी कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को भी तबाह कर देती है, और हमारे नर्वस सिस्टम में इंतहाई मोहलिक असरात मुरतब करती है। यही वजह है कि प्रोसेस्ड शुगर इंसानी सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। गन्ना मसनूई खाद की मदद से काश्त किया जाता है, और मोहलिक केमिकल्स के स्प्रे भी इसके ऊपर होते हैं। और एक और बात यह कि जब आप इससे एक फसल ले लेते हैं, उसके बाद जब उस ज़मीन पे दोबारा आप गन्ना काश्त करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको गन्ने को आग लगानी पड़ती है उस खेत को। उसकी वजह यह कि उस खेत के अंदर सांप होते हैं, उस खेत के अंदर चूहे होते हैं, उनकी जन्नत होती है वो। और उसमें आप जब उसको अगर गन्ने को काट भी दें, उसके जो जड़ें हैं, और उसमें नया काश्त करना है तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें सांप चूहों के घर बने होते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे ये सूअरों के लिए भी जन्नत होती है। और आपको सुन के अजीब लगेगा कि शुरू में जब अफ्रीका के ग़ुलामों के ज़रिए अमेरिका में गन्ने की काश्त को फ़रोग़ दिया गया, और 1 करोड़ सवा करोड़ से ज़्यादा जो ग़ुलाम थे वो इसको फैला रहे थे और इसको कल्टीवेट कर रहे थे, तो उस दौरान जो गन्ने से फ़ायदा लिया जाता था, वो गन्ने का जो फ़ायदा था वो बुनियादी तौर पे इसलिए लिया जाता था कि सूअर जब इसको खाते थे वो ज़्यादा मोटे हो जाते थे, फरबा हो जाते थे। और फिर वो लोग जो सूअर का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, जायज़ समझते हैं और शौक़ से खाते हैं, उनको वो एक बेहतर सेहतमंद जो है वो सूअर का गोश्त दस्तयाब हो जाता था। ये असल में लगा इसलिए था अमेरिका में, यूँ कह लीजिए। तो जब आप इसको जलाते हैं, जब आप पूरी दुनिया में ये खेत जलाए जाते हैं, जब एक काश्त ले लेते हैं आप, दूसरी दफ़ा जब आप गन्ना काश्त करना चाहते हैं तो वहाँ पे उस पूरे के पूरे खेत को आप आग लगा के जला देते हैं। जब जलाते हैं तो उसके जो रेजिडुअल्स होते हैं, उसके जो जलाने के पार्टिकल्स होते हैं, वो खेत के अंदर मौजूद रहते हैं, और मिट्टी के अंदर उसके केमिकल रिएक्शंस मौजूद रहते हैं, और उसी में आप नया गन्ना लगाते हैं। ये तबाहकुन जहरीले ज़राई अज्जा ज़मीन के साथ इस बदसलूकी के नतीजे में हमें गन्ने की जो पैदावार देती है, उसके बाद जो पैदावार हमें हासिल होती है, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं ना, कि वो सब कुछ भी दोबारा ज़मीन ने जज़ब किया, और जज़ब होने के बाद गन्ने ने उसमें से अरक, अपनी खुराक का अरक निकाला, और फिर उससे गन्ने को प्रोड्यूस किया, ग्रो किया गन्ने ने, तो वो सब अज्जा के असरात भी तो गन्ने में आ जाते हैं। शुगर मिल्स में चीनी की तैयारी के लिए भारी मशीनरी, पानी, लाइम, फास्फोरिक एसिड और भुरभुरी रेत या मट्टी इस्तेमाल होती है। चीनी बेसिकली 4 किस्म की होती है: वाइट, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और क्लीन रॉ। लोग ये समझते हैं कि शायद इनमें ये जो क्लीन रॉ या डार्क ब्राउन होती है ये रिफाइंड शुगर नहीं होती। हकीकत यह है कि तमाम की तमाम ये रिफाइंड शुगर्स होती हैं। बस यूँ ख्याल कीजिए, जो ब्राउन शुगर होती है उसने एक निकाब पहना हुआ होता है, और ख़रीदने वाला ये समझता है कि ये रिफाइन होने के प्रोसेस में से नहीं गुजरी, और ये काबिल कदर हद तक सेहत के असूलों के हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक, हालांकि ऐसा होता नहीं है। सफ़ेद चीनी को सफ़ेदतर और चमकदार बनाने के लिए एक चीज़ इस्तेमाल होती है जिसे बोन चारकोल कहते हैं। ये कहा तो ये जाता है कि गाय की हड्डियों को जला के उसका जो सफ़ूफ होता है वो बहुत ही मुलायम होता है। वो सफ़ूफ जो है, जब हम रिफ़ाइन कर रहे होते हैं रिफ़ाइनरी में चीनी गन्ने के जूस को, तो उसमें इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि ये एस्थेटिक लुक जो होती है उसकी, यानी कि उसको ज़्यादा खूबसूरत और चमकदार और सफ़ेद बना देता है, इसलिए वो हड्डियाँ उसमें इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये एक हकीकत है कि पूरी दुनिया में ये झूठ बोला जाता है कि ये गाय की हड्डियों से इसका बोन चारकोल तैयार होता है। दुनिया के हर किस्म के जानवर की जो हड्डी है वो उसको बोन चारकोल के तौर पे चीनी में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको तस्लीम कोई नहीं करता। तस्लीम करेंगे तो हलाल हराम की बात पैदा हो जाएगी मुसलमान मुल्कों में। चीनी के मुज़िर असरात से बचने का एक तरीका है, कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता, एक ही तरीका है, वो ये है कि 100% चीनी के इस्तेमाल को तर्क कर दिया जाए। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चीनी में जो केमिकल्स पाए जाते हैं, गन्ने के जूस को रिफाइन करना और इसमें से सफ़ेद चीनी हासिल करना एक पेचीदा प्रोसेस है, जिसमें सैकड़ों नाम ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक केमिकल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, जो सैकड़ों होते हैं। गन्ने को काटा जाता है, गर्म पानी से धोया जाता है, और फिर इसको प्रेस किया जाता है। इसके जूस में लाइम शामिल किया जाता है, इसे जलाया जाता है, और फिर इसको
मुसलसल इवेपोरेट किया जाता है, फिर इसको गर्म किया जाता है, फिर इसमें सोडा ऐश डाला जाता है, मिक्स किया जाता है, ताकि गन्ने की का जो जूस है उसमें मौजूद तमाम जो केमिकल्स हैं वो उनको डिसइंटीग्रेट किया जा सके और इम्प्योरिटीज़ को उसमें से निकाला जा सके। ये केमिकल इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इरिटेशन पैदा कर देते हैं, इरिटेशन का बायस बनते हैं। इनमें से अक्सर केमिकल्स की ज़्यादा मिकदार के इस्तेमाल से इंतहाई जहरीली साबित हो सकते हैं। जो केमिकल्स, अहम तरीन केमिकल मैं 3-4 आपको गिनवाना चाहता हूँ। जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड है। सल्फ़र डाइऑक्साइड गन्ने की राब की वजह से कुदरती तौर पर गन्ने का रंग ब्राउन होता है। जूस को खुश्क करने और प्रोसेस में इस जूस में लाइम मिलाकर इसे एवेपोरेट किया जाता है। सफ़ेद चीनी को पीसने के वक्त उसमें एवेपोरेशन से पहले सल्फ़र डाइऑक्साइड डाली जाती है, जो इस चीनी को टेबल शुगर वाइट बना देती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड चीनी को ब्लीच कर देती है। जैसे हम रंगीन कपड़े को ब्लीच करते हैं तो उसका रंग सफ़ेद, कोई भी रंग हो, जब उसे ब्लीचिंग पाउडर के साथ धोते हैं तो उसको जब निकालते हैं तो वो वाइट हो जाता है, कमीज़ हो, कुर्ता हो, कोई भी चीज़ हो। तो वो जो ब्लीच होती है बेसिकली रंग काट होता है। तो इसी तरह सल्फ़र डाइऑक्साइड भी इसके अंदर रंग काट का काम करती है और ये चीनी को, शुगर को ब्लीच करती है। जब केमिकल फैक्ट्रीज सल्फ़र डाइऑक्साइड को वेस्ट की सूरत में ड्रेन आउट करते हैं, अपनी फैक्ट्री से बाहर निकालते हैं एक फुजले की शक्ल में गटर के ज़रिए, तो ये माहौल को आलूदा कर देती है। इसके आलूदा माहौल में सांस लेने से फेफड़ों पर मुज़िर असरात पड़ते हैं। फास्फोरिक एसिड, ये गन्ने के एक दूसरा इसमें जो अहम तरीन इस्तेमाल होता है फास्फोरिक एसिड। ये गन्ने के जूस में से इम्प्योरिटीज़ ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तेज़ाब कार्बोनेटेड सोडाज में भी इस्तेमाल हो। ये जो हम पेप्सी, कोक, टीम, स्प्राइट जो हम पीते हैं ना, इसके अंदर कार्बोनेटेड सोडा होता है। ये इसके अंदर भी फास्फोरिक एसिड पड़ता है। ये जो फिजी ड्रिंक्स जितनी भी हैं, फास्फोरिक एसिड भी इंसान के लिए नुकसानदेह है। ये इंसान के दांतों को दीमक की तरह खा जाता है। तहकीक से साबित हुआ है कि फास्फोरिक एसिड दांतों को उसी तरह नुकसान पहुंचाता है जिस तरह बैटरी एसिड इंसान के दांतों को नुकसान पहुंचाता है। ये जल्द और निज़ाम तनफ़ुस के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। चीनी के मुस्तकिल इस्तेमाल से इंसान के जिस्म पे वक्त से पहले झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो और वो ज़्यादा वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा लगने लग जाता है। इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा केमिकल है जो खाम चीनी में उसे प्यूरीफाई करने के लिए इवेपोरेशन के प्रोसेस से पहले शामिल किया जाता है। ये एक सफ़ेद जहरीला सफूफ होता है। जब ये ज़्यादा मिकदार में मैदे में चला जाता है तो कई एक मोहलिक असरात मुरतब करता है। बिनाई का चला जाना, गले में शदीद दर्द होना, जल्द और आँखों की नाकाबिले बर्दाश्त खारिश, पखाने में खून आना, बार बार वॉमिट होना बगैर किसी वजह के, और ब्लड प्रेशर लो होना और अज़ा का मुअत्तल हो जाना और नकारा हो जाना, ये सब भी कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड की वजह से ही होता है, जो और चीनी खाने की वजह से होता है, क्योंकि ये इसके अंदर मौजूद होती है। फिर पॉलीएक्रिलामाइड्स, ये इंसानी जिस दिमाग पे जहर का असर करती है और और ये न्यूरोटॉक्सिन होती है। ये केमिकल जो मैंने आपको बताया पॉलीएक्रिलामाइड्स, ये केमिकल इंसान के जो तौलीदी निज़ाम है इसको भी नाकारा कर देती है और इसके साथ साथ आँख और जल्द के लिए भी नुकसानदेह होती है। इंसान का पेशाब रुक जाता है, पेशाब रुक कर आता है, पेशाब आना बंद हो जाता है, इसकी वजह भी चीनी ही होती है। इसके अलावा असाबी दर्द, ज़बान की लुकनत, नाक की बीमारियां, पसीना, हाथों और पैरों का जलना और हाथों और पैरों से का गीला रहना, इसमें मॉइस्चर रहना, सारे जिस्म में सुइयाँ चुभना, इन्हीं केमिकल्स की वजह से होता है। और ये तमाम केमिकल चीनी में मौजूद होते हैं, इसलिए चीनी के खाने की वजह से भी ये सब कुछ होता है। दरअसल चीनी नहीं होती, बल्कि सक्रोज को ही टेबल शुगर कहा जाता है। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, लोग ये समझते हैं कि शायद चीनी कोई ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज जो है जाहिर है वो एक एनर्जी होती है। जब इंसुलिन हमारी बॉडी में कुदरती तौर पे जब हमारे पैंक्रियाज में से इंसुलिन निकलती है और वो शुगर के साथ रिएक्शन करती है तो उसकी शक्ल में एनर्जी पैदा होती है, या एक समझे ईंधन बन जाता है और वो इंसान की बॉडी को चलाता है। और वो जो ग्लूकोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज होता है वही होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। जैसे मैंने आपको बताया गन्ने के अंदर जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, इसके अलावा उसके अंदर कैल्शियम होता है, पोटाशियम होता है, रेबोफ्लाविन होता है, और अमीनो एसिड्स होते हैं बहुत सारे, जो कि इंसान के जिस्म को
में मुख्तलिफ़ किस्म की चर्बियों और लिपिड्स को गलाने में और हैवी जो प्रोटीन्स होते हैं उनको प्रोसेस करने में जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं, उनको गलने में और डाइजेस्ट करने में अहम रोल अदा करते हैं। इनमें से कोई चीज़ भी, जो ये प्रॉपर्टीज़ कार्बोहाइड्रेट्स में होती हैं, लेकिन जो चीनी है इनमें से ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, और ये सिर्फ और सिर्फ स्वीटनर होता है। ये चीज़ों को, ये इतना शार्प स्वीटनर है कि हमारे टेस्ट बड्स जो है इसने डेवलप कर दिए होते हैं, हमें इसका मज़ा लग जाता है। फिर वो डोपामाइन हिट और सेरोटोनिन मैंने आपको बताया, वो इंसान जो बॉडी है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। दरअसल यूँ ख्याल फरमा लीजिए कि जो चीनी है ये बुनियादी तौर पे एक तो गन्ने से हासिल होती है, दूसरी चुकंदर से हासिल होती है। ये गन्ने और चुकंदर को इसको कशीद किया जाता है, और ये 3 मराहल में जिसमें एक्सट्रिकेशन, इवेपोरेशन और ड्राई करना का जो प्रोसेस है वो शामिल है, जिसके रिएक्शन में, जिसके नतीजे में हमें चीनी हासिल होती है, जिसे हम जो बेसिकली जिसका असल नाम सक्रोज है। चीनी और कई किस्मों की होती है, ये एक किस्म की नहीं होती है, कई किस्म की होती है। चीनी का केमिकल फार्मूला जो है ना वो है C12H22 और O11। इसमें C से मुराद कार्बन है, H से मुराद हाइड्रोजन है और O से मुराद ऑक्सीजन है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कम्बिनेशन मॉलिक्यूल होता है जिसे हम चीनी कहते हैं। शुगर के हर मॉलिक्यूल में कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 एटम होते हैं, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 342.3 मोल पर ग्राम है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो सक्रोज बन जाता है। इसमें से ये जो पानी होता है जिसे हम H2O कहते हैं, ये इसमें से माइनस हो जाता है। इस सारे जो प्रोसेस में से जब हम गुजार रहे होते हैं तो ये जो जिसे मैंने अभी आपको फ्रक्टोज कहा और ग्लूकोज कहा, ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज 2 अलग-अलग एटम्स हैं, तो इनके साथ इनका एक कम्बिनेशन होता है ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ, H2O के साथ, जो कि गन्ने में प्योर शेप में मौजूद होता है। ये जो हम प्रोसेस, गन्ने को चीनी बनाने का जो प्रोसेस है, इसमें से हम किसी तरीके से H2O जो है ना, इसको कंडेंसिंग रिएक्शन के जरिए इसमें से निकाल देते हैं। जब इसको निकाल देते हैं तो ये जब आपस में मिलकर बॉन्डिंग बनाते हैं, जो नया मॉलिक्यूलिक बॉन्ड बनता है वो सक्रोज होता है, जिसे हम चीनी कह रहे होते हैं। पाकिस्तान में 2019 और 20 के दौरान 5.2 मिलियन टन जो है वो चीनी पैदा हुई। पाकिस्तान दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है जो चीनी पैदा करता है, और 8वां बड़ा मुल्क है जहां चीनी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होती है। 6वां बड़ा मुल्क है जो गन्ना पैदा करता है, और पाकिस्तान का हर शहरी हर साल 25.700 ग्राम यानी तकरीबन 26 किलो चीनी इस्तेमाल करता है। और जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जिसमें बिस्किट्स हैं, जिसमें चॉकलेट्स हैं, जिसमें आइसक्रीम्स हैं, जिसमें जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा, ये इगड़म तिगड़म जो कुछ भी है, जहाँ कहीं पे भी जो भी प्रोसेस्ड फूड है, इन सब में चीनी डलती है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में पैदा होने वाली जो चीनी है उसका 60% जो है वो प्रोसेस फूड जो सेक्टर है, यानी कि कैंडी बनाने वाले, आइसक्रीम बनाने वाले और मशरूबात बनाने वाले जो है वो ख़रीद लेते हैं और इन चीज़ों में डाल के हमें खिलाते हैं। चीनी बुनियादी तौर पे एक स्वीटनर है, एक केमिकल रिएक्शन के तौर पे एक ऐसी चीज़ सामने आती है हमारे पास, हमारी टेबल पे पहुंचती है, जो बेसिकली फूड नहीं होती लेकिन उसको फूड के तौर पे कंसिडर किया जाता है। और ये इसका नशा आइस से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जब एक दफ़ा लग जाता है तो फिर इसमें से आदमी बाहर नहीं निकल सकता। चीनी एक जहरीला नशा है। इसकी एक जितनी भी नशावर चीज़ें हैं वो और चीनी को आप अलहदा नहीं कर सकते, आपको उन्हीं की लिस्ट में रखना पड़ेगा। अगर आप हेरोइन को ऊपर रखेंगे तो आप चीनी को नीचे नहीं रख सकते। अगर आप आइस को सब टॉप ऑफ द ट्री रखेंगे कि ये सबसे बड़ी एडिक्शन है, तो भी आप चीनी को उसके नीचे नहीं रख सकते। अगर आप शराब को सबसे ऊपर रखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एडिक्शन है, नशावर महलूल है, तो उसके बाद आप चीनी को नीचे रखते हैं, तो भी आप चीनी को नीचे नहीं रख सकते। चीनी एक ऐसी चीज़ है जो 8 अरब आबादी पाकिस्तान है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रही है, और इसके इस्तेमाल से किसी को कोई छुटकारा नहीं है, कोई इसे जान नहीं छुड़ा सकता। और दुनिया पूरी में इसके जो माफियाज हैं, वो जो चीनी माफिया है, शुगर माफिया है, ये पूरी दुनिया की हर हुकूमत के ऊपर छाई हुई है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज इनकी मरहून मिन्नत होती हैं। पाकिस्तान का भी यही हाल है। 1947 में पाकिस्तान में सिर्फ 2 शुगर मिल्स थी, एक पंजाब में और एक केपी में थी, प्रीमियर के नाम से।
लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में 89 से ज़्यादा शुगर मिल्स हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ 40 जो शुगर मिल्स हैं वो अनलिस्टेड हैं। सिर्फ जरदारी साहब की 18 शुगर मिल्स हैं। पूरे पाकिस्तान में जहांगीर तरीन और ये वो इन सब ये जितने भी शुगर मिल मालिकान हैं ये चीनी इस्तेमाल नहीं करते। ये ऐसा कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते जिसमें चीनी इस्तेमाल होती है, जो शुगर इस्तेमाल होती है। 1947 से लेकर 2020 तक ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं बनी, चाहे वो मार्शल लॉ गवर्नमेंट हो चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, जिसमें कि शुगर माफिया का इन्फ्लुएंस ना हो। शुगर माफिया ने बहुत दफ़ा हुकूमत को ओवरसाइट किया है। जिस हुकूमत तो कभी कभार फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सामने घुटने टेकती है ना, लेकिन हर साल, हर 12 महीने, हर हफ्ते, हर दिन शुगर माफिया के सामने कोई भी हुकूमत हो वो घुटने टेकती रहती है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पे शुगर माफिया की ही हुकूमत है और ये हर वक्त रोते भी रहते हैं। इनके जो जुल्म और सितम है वो हारियों के ऊपर, किसानों के ऊपर, जो ग्रोअर है, जो पैदा करता है गन्ने को, इसके साथ भी बहुत ज़्यादा है। आमतौर पे 25 किलोमीटर से ज़्यादा के रेडियस, ये जहाँ कहीं भी शुगर मिल होती है इसके 25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर ही सब गन्ना लगा हुआ होता है। गन्ना जब लोड किया जाता है ट्रकों में, ट्रालियों में, तो शुगर मिल के बाहर लाइन लगा के कई कई दिन तक खड़ा रहता है। धूप पड़ती है, वो सूख जाता है। फिर वो चाहते हैं कि इसमें सक्रोज का जो एलिमेंट है वो 18%, कम से कम 18% हो। वो कम होता है, ये कम नहीं होता, ये कहते हैं ये कम है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेस्टिंग लैब नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है गवर्नमेंट के पास कि जिससे कि सक्रोज का लेवल जो है वो गन्ने के अंदर हम डिटेक्ट कर सकें, मालूम कर सकें कि कितना है। हमें वो जो शुगर इंडस्ट्री के मालिकान होते हैं वो कहते हैं जी इसके अंदर 8% से कम है, इसकी से अच्छी चीनी नहीं बनती। फिर वो सूख भी रहा होता है, खड़ा भी रहता है, और ट्रक का किराया भी किसको पड़ता है? किसान के ऊपर पड़ता है। और वो उसका जो वज़न कम होता है उसका भी वो भी वज़न उसको किसान को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। और उसके रिएक्शन में वो सब्सिडी भी ले रही होती है जो शुगर इंडस्ट्री होती है। तो शुगर इंडस्ट्री, और आपको एक और अजीब कमाल की बात बताऊँ कि शुगर मिल चलाने के लिए 1 रुपए की बिजली की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जिस गन्ने के ज़रिए ये चीनी बना रहे होते हैं उसका जो फोक होता है, उसके फोक से वो जो उसका कचरा बचता है, उसकी जो वेस्ट होती है, वो फ्यूल का काम करती है। वो खुद ही बिजली जनरेट करती है और अपनी पूरी शुगर मिल की जो एनर्जी की ज़रूरियात है वो खुद ही पूरी कर देती है। तो इनको ये गन्ना उसमें कन्वर्ट होते में जो कम से कम बिजली का खर्चा, उनका एनर्जी के सेक्टर में कोई खर्चा नहीं होता। इसके साथ साथ शुगर माफिया जो है वो जब चाहता है चीनी का रेट बढ़ा देता है। जिस तरीके से पेट्रोल पूरी की पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी पेट्रोल के ऊपर बेस कर रही होती है, ये तकरीबन इतनी ही अहमियत की हामिल चीनी भी है। देखिए, पेट्रोल हर कोई नहीं खाता, लेकिन हर किसी के फीडर में, हर किसी की चाय में, हर किसी के दूध में, हर किसी की खीर में जो है वो चीनी तो डलनी है। और फिर हमारी जितने भी प्रोसेस्ड फूड है उसकी रेट बढ़ जाते हैं चीनी के रेट के बढ़ने के साथ ही। तो हमारे यहाँ पे जो असल हुकूमत है, इकोनॉमी का जो लीवर है, वो शुगर माफिया के हाथ में है। जिस तरह बैंक पाकिस्तान का खून निचोड़ रहे हैं, जिस तरह स्टेट बैंक खून निचोड़ रहा है, प्राइवेट बैंक खून निचोड़ रहे हैं, मालियाती बैंक इदारे खून निचोड़ रहे हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान का खून निचोड़ रहा है, इसी तरह शुगर माफिया भी इन पाकिस्तान की आवाम का बराह रास्त खून निचोड़ रही है और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनके जिस तरह पाकिस्तान हुकूमत का एक तर्जुमान होता है, जिस तरह पाकिस्तान फ़ौज का ISPR का एक तर्जुमान होता है जो फ़ौज का मौक़िफ़ बयान करता है, जिस तरह पाकिस्तान के हुकूमत का एक नुमाइंदा होता है जो हुकूमत का मौक़िफ़ स्टैंडिंग पॉइंट स्पोक्समैन होता है और स्टैंडिंग पॉइंट बताता है। इसी तरह जो 1964 नवंबर 64 में पाकिस्तान में पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन बन गई, उनका भी एक नुमाइंदा होता है और उसकी भी वर्थ लगभग, कोई माने या ना माने, उतनी ही होती है जितनी ISPR के स्पोक्समैन की होती है या पाकिस्तानी वजारत खारजा के स्पोक्समैन की होती है, या पाकिस्तानी हुकूमत के स्पोक्समैन की होती है, या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के स्पोक्समैन की होती है। ये जैसे चाहते हैं पूरी इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। ये जब चाहते हैं हमारी चीनी को कड़वा कर देते हैं, ये जब चाहते हैं हमारे दूध को, हमारे बच्चे के फीडर के दूध को फीका कर देते हैं, ये जब चाहते हैं हमारी जेब में से जितने पैसे चाहते हैं निकाल लेते हैं, ये जब चाहते हैं हमें किसी। और फिर एक और अजीब आपको बात यह है कि जो ग्रोअर होता है वो बेचारा मजबूर है गन्ने की पैदावार करने के लिए। क्यों? क्योंकि गन्ने का पैदा करने के लिए जो बीज होता है वो बीज भी उधार आपको शुगर मिल मालिकान ही देते हैं बेचारे किसान को।
उसका भी वो कर्ज उतार रहा होता है, उसके ऊपर भी वो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, गन्ना खरीद के भी प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके सब्सिडी भी ले रहे होते हैं, फिर चीनी बना के भी कमा रहे, और फिर वो इसके साथ साथ ये कि पूरे पाकिस्तान में चीनी के ऊपर हमेशा से उसकी इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी रही है, ताकि ये जो करना चाहें खुद खुला के कर सकें। इनके बिलियन ऑफ रुपीज़ में, 100 ऑफ बिलियंस में इनके असासे हैं, बल्कि इससे ज़्यादा हैं, शो कम होते हैं, ये ट्रिलियन से भी आगे गुजर गए हुए हैं। अब आप आ जाएं तो क्या अगर चीनी इतनी खौफनाक और इतनी मुज़िर और इतनी भयानक है इंसानी सेहत के लिए, और इतने सारे वो मसाइल पैदा कर देती है, और पूरी दुनिया के इंसानों को जो है ना चीनी इंडस्ट्री ने एडिक्ट किया हुआ है, फिर इन्हीं की वजह से बीमारियां लाक होती हैं, फिर इनके लिए, उन बीमारियों के लिए हम अस्पताल बनाते हैं, ये बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर वाले, फिर ये जो सरमाएदार हैं उसके लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज लगाते हैं। इंसान इधर से चीनी खाता है, उधर हॉस्पिटल चला जाता है, उधर से दवाई खाता है, फिर वापस आके चीनी खाता है। और आम तौर पे आपने देखा बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि तकरीबन 90% से ज़्यादा सीरस ऐसे हैं जिनमें जो शुगर के बगैर बनते ही नहीं, वो शुगर के बेसिकली महलूल के अंदर ही वो दवाई भी डाली हुई होती है फार्मास्यूटिकल्स वालों ने। चीनी की इंसान को ज़रूरत नहीं है, मिठास की ज़रूरत नहीं है। जो चीनी, जो शुगर, जो ग्लूकोज हमें केले के ज़रिए, कीनू के ज़रिए, आम के ज़रिए, खीरे के ज़रिए, मूली के ज़रिए, करेले के ज़रिए, पालक के ज़रिए, बेरों के ज़रिए, टमाटरों के ज़रिए हासिल हो रही है, जिस जो भी कुदरती तौर पे सब्जियां और फल हैं, इनके ज़रिए जो भी हमें ग्लूकोज हासिल हो रहा है, उसमें मिठास कम है, ये ज़्यादा अल्लाह ने ज़्यादा बेहतर समझ के हमारे लिए रखी है। हम ये जो ज़्यादा मीठा खाने के चक्कर में हैं, ये जो हम गुलाब जामुन खाने के चक्कर में हैं, ये जो हम पेस्ट्रियाँ खाने के चक्कर में हैं, केक्स खाने के चक्कर में हैं, बिस्किट खाने के चक्कर में हैं, आइसक्रीमें खाने के का हमारे अंदर एक क्रेव पाया जाता है, ये सब का सब जितना भी ये फूडलेस फूड है, ये फूड नहीं है, लेकिन ये फूड के नाम के ऊपर बिक रहा होता है। अब आप देखें हमारे यहाँ पे जो गन्ने की मिठास ने इतना दीवाना किया लोगों को। अगर ये रॉ शेप में आदमी खा पी रहे होते तो कोई मसला नहीं था कि यूनानी, ये जो रोमन्स का जो दौरे हुकूमत था, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कोई 300-325 साल पहले वो कहीं ऐसे किसी इलाके पे उन्होंने हुकूमत की कब्ज़ा किया जहाँ पे शायद हिंदुस्तान ही था, कि किसी उस इलाके में कि जहाँ पे गन्ना ग्रो होता था। तो उन्होंने एक जनरल ने जाके बाद में अपनी डायरी लिखी, जो अभी भी सेफ है, जो डॉक्यूमेंटेड है, ये जो बात मैं कर रहा हूँ। तो उसने उसमें लिखा कि हिंदुस्तान के फ़लाँ इलाके में शहद पाया जाता है, और लेकिन वहाँ पे उसकी मक्खियाँ नहीं होती शहद की, और वो एक बताया कि गन्ने कैन की शक्ल में होता है। यानी कि ये इतना मीठा होता है कि कई शुरू में लोगों ने इसको शहद ही समझा। तो ये जो जितनी भी मैंने आपके सामने तफसीलात, जुज़ियात बयान की हैं इसके हवाले से, अब आप अगर हम देसी प्रोसेस की तरफ आ जाए, कहते हैं नहीं जी नहीं, गुड़ बहुत बेहतर है उससे, चीनी से, तो गुड़ इस्तेमाल करें। तो हुजूर कभी आप यूट्यूब के ऊपर किसी सोना पंजाब या किसी भी नाम से गुड़ बनाने का तरीका उसके ऊपर लिखें, तो आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाइए। कुत्ता भी वहीं बैठा है, गधा भी वहीं बंधा हुआ है, पास ही भैंस भी बंधी हुई है, वहीं ओपले पड़े हुए हैं, वहीं मट्टी है, वहीं पे लोगों के हाथों में नाखूनों में मैलें भरी हुई हैं, जूते पहने हुए हैं, उन्होंने गंदे गंदे कपड़े बिछाए हुए हैं, और वो बीटर चल रहा है, और बीटर के अंदर वो गन्ना डाल रहे हैं। ना कोई गन्ने को धोता है, ना साफ़ करता है, ना वो जिस डब्बे या कैन में जो उसका जूस निकल के आ रहा है उसको कोई साफ़ करता है। और उसकी जो कढ़ाई है बड़ी सारी, आपने लाहौर में, पंजाब में देखा हो दूध वालों की दुकानों पर बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं जिसके अंदर वो दूध जो है ना वो गर्म कर रहे होते हैं और उसमें खोंचा चला रहे होते हैं। इसी तरीके से बड़ी सी कढ़ाई में नीचे आग लगा के इसको गर्म किया जाता है और इसमें से गुड़ हासिल किया जाता है या शक्कर बनाई जाती है, लेकिन उसमें किसी किस्म की पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखा जाता। जो लोग ये निकाल रहे होते हैं वो हुक्का पी रहे होते हैं, सूटे लगा रहे होते हैं, ना उनको वज़ू का पता होता है, ना उनको पाकी का पता होता है, ना हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों का ख्याल रखा जाता है, ना माहौल हाइजीन होता है। वो जिसमें कुत्ता, घोड़ा, सांप, गधा, बिल्ली, लीद, सब कुछ उसके अंदर ही होती है। ठीक है, उनकी मैंने इन सब चीज़ों की जो भी कोई रेजिडुअल्स होते हैं वो गन्ने के अंदर ही होते हैं, और ये इसी तरह प्रोसेस होके हम तक पहुँचते हैं। फिर इसी तरह पाक साफ जगह पे सुखाया भी नहीं जाता, ठंडा भी नहीं किया जाता, और जो हमारे पास पहुंचता है ये यानी कि किसी तौर पे भी काबिल एतबार नहीं होता कि ये पाक और साफ़ है होना। ये क्या, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने कहीं छुपी छुपाई बता रहा हूँ। आप किसी भी यूट्यूब पे इसको खोल के देख सकते हैं, कहीं पे भी आपको एक नहीं सैकड़ों इसके ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी। अगर कोई भी दुनिया में इंसान दोस्त हुकूमत हो तो उसको चाहिए कि वो, बल्कि मिल्लत इस्लामिया को चाहिए
कि बहैसियत मिल्लत मुसलमानों को चाहिए कि वो चीनी की प्रोडक्शन के ऊपर पाबंदी लगाएं, इसके खाने इस्तेमाल करने और शुगर मिल्स के चलाने के ऊपर पाबंदी लगाएं, चीनी के खाने के खिलाफ कानून साजी करें, और हुकूमत को चाहिए गन्ने की पैदावार के ऊपर पाबंदी लगाए। और अगर इसको गुड़ और शक्कर की शक्ल में खाना ही है और मिलों से बचाना ही है तो उसकी सूरत ये होनी चाहिए कि हम अवाम को, हुकूमत ऐसे ट्रेंड लोग पैदा करे, ऐसे यूनिट्स, मॉडल यूनिट्स बनाए जिसमें दिखाया जाए किस तरह पाक साफ़ तरीके से गन्ने को धोया जाए, साफ़ किया जाए और फिर पाक माहौल में उसका जूस निकाला जाए। फिर वो जो केमिकल के डब्बे नीले रंग के होते हैं जिसमें पता नहीं कौन कौन सा केमिकल पूरी दुनिया से आ रहा था, उसी के अंदर हम गन्ना डाल देते हैं, उसी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और नई डेवलपमेंट्स होती हैं केमिकल की। तो जो हमारे पास ये तो मैंने उन चीज़ों का तो अभी जिक्र नहीं किया आपके सामने कि ये गन्ने की रो जो निकलती है गुड़ की, ये किस किस किस्म के केमिकल के कैनों में से होता हुआ हमारे तक पहुंचता है। फिर चूहों की मौज है। आपको, मैं हो सकता है आपको मुबालगा लगे, लेकिन जो देहाती ज़िंदगी से वाकिफ है उनको पता है कि वो जो कड़ाया होता है ना, बड़ा सा कड़ा जिसके अंदर गन्ने के जूस को गुड़ बनाने से पहले गर्म किया जाता है, उसको साफ़ सूफ कोई नहीं करता, धोता धाता कोई भी नहीं है। ना उस लकड़ी के ट्रे को जिसके अंदर वो पेसी निकलती है, बनाई जाती है बाद में गुड़ की, वो उसको भी कोई नहीं धोता। इसको कुत्ते और गीदड़ रात को चाट के धो के साफ़ करते हैं, इसको इंसान साफ सूफ कोई नहीं करते, ना ही इसको समझते हैं। हम पिछले 5000 साल से, हमारी सूरत हाल ये है कि हम पिछले 77 साल से एक पाकिस्तान इस्लामी मुल्क तो बन गया है, लेकिन हमारी मुल्क की अक्सर और बेशतर अवाम जो अनपढ़ है, जाहिल है, इनको इस्तंजा करना, आबदस करना, वज़ू करना और गुस्ल करना और गुस्ल जनाबर करना नहीं आता। ये पाक साफ होना नहीं आता। जब इनको यही नहीं आता, जब वज़ू के 4 फ़राइज़ ही मालूम नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि पाकीज़ा खाना, अल्लाह ने फरमाया कि हलाल और तैयब खाना खाओ, तो आप हलाल और तैयब खाना कैसे खा सकते हैं जबकि नापाक और पलीत और गंदे लोगों के हाथों से ये चीज़ें, प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार होकर हमारे मुंह तक पहुंचती हैं। ये भी मुमकिन नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि उलमा कराम मिंबर रसूल पे बैठ के चीनी के जो मुज़िर असरात हैं इनके बारे में बात करें, लोग तबलीग करें, लोगों को आगाह करें और इसके ऊपर बाकायदा एक मुहिम चलाएं पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान में, कि लोगों को ये बताया जाए कि ये किस कदर ख़तरनाक और मोहलिक है। और गुड़ अगर बनाना है तो उसके लिए एक पैरामीटर्स बनाए जाएं, उसके लिए SOPs तय किए जाएँ कि वो किस किस तरीके से बनेगा, तो ही वो काबिल कबूल होगा, तो ही वो मार्केट में बिक सकेगा। इसके साथ साथ गुजारिश ये है कि जिस किस्म के केमिकल्स और ये जो बोन चारकोल इस्तेमाल होता है चीनी में, तो क्या चीनी पाक होती है? अज़रूए शरा बेहतर हो कि कोई आलिम दीन, कोई मुफ्ती जो हों जिन, वो इसके ऊपर फतवा दें कि जी ये काबिल, ये पाक है भी कि नहीं, ये हलाल भी है कि नहीं। चीनी, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये चीनी जो है ये हलाल भी होती है कि नहीं होती। और दूसरा ये कि जो तेज़ाब हम डालते हैं, वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, क्या ये कैल्शियम इटसेल्फ पाक होते हैं? इनके ऊपर शरीयत और फ़िक़्ह का क्या हुक्म है? तो मैंने ये जितनी भी गुजारिशात आपके सामने पेश की, इसके ऊपर इससे ज़्यादा बड़ी बात की जा सकती है, इससे ज़्यादा लंबी बात की जा सकती है, इससे ज़्यादा और भी हक़ाइक़ बयान किए जा सकते हैं, लेकिन जितने बयान किए गए हैं ये भी मुश्किल से इतने सारे किसी एक जगह पे किसी ने बयान किए होंगे। यकीनन ये पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन और शुगर माफिया को ये जो मैंने बातें की ये तो अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपने आप को चीनी से बचाइए, चीनी की तमाम प्रोडक्ट्स से बचाइए। इसके साथ साथ चीनी की प्रोडक्ट्स के अपने आप को भी बचाइए और अपने बच्चों को भी बचाइए। अगर आपने महफूज कर लिया अपने आप को चीनी से, तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपको दिल की बीमारियां लाहक नहीं होंगी, आप डायबिटिक नहीं होंगे, आपको कैंसर नहीं होगा, आपको दिमाग की बीमारियां लाहक नहीं होंगी, आपके जिस्म के ऊपर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, आप वक्त से पहले बूढ़े नहीं होंगे, आपके डिप्रेशन मूड के अंदर मुख्तलिफ स्विंग्स नहीं आएंगे, आपको बेजा गुस्सा नहीं आएगा, आपको आँखों की और जिल्द की खारिश की बीमारियाँ लाहक नहीं होंगी और बहुत सारी और बीमारियाँ लाहक नहीं होंगी। इसको एक दफ़ा छोड़ कर देखें, इसके ऊपर तौबा करें कि अल्लाह पाक ताला ने जितना अर्सा इस्तेमाल की तेरी सेहत का, हमने तेरे दिए हुए जिस्म, इस अब तेरी दी हुई ज़िंदगी की हमने नाशुक्री की है, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे और हमें इसके बेजा इस्तेमाल से निजात नसीब हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया के हर इंसान को चीनी को तर्क करने का इरादा और तौफीक और ताकत अता फरमाए, और इस इंडस्ट्री की जो ब्लैकमेलिंग है, ये जो इनके हाथ में हमारी किस्मत का वो परवाना आ गया है, और वो जो कलम जिससे तकदीर लिखी जाती है कौमों की, ये जो चीनी माफिया के हाथ में आ गई है, बारी ताला ये हाथ टूट जाएं
और ये जितनी भी चीनी है और ये मिले हैं इन सबको आग लग जाए, ये सब ज़मीन बोस हो जाएं, ताकि इस तेरी धरती के ऊपर सुकून के साथ चैन के साथ इंसान अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गुजार सकें। ये दुनिया इतनी बेकाबू, इतनी बदतर, इतनी अबतर और इतनी अनरेस्ट नहीं थी जितनी के शुगर माफिया ने इसको बना दिया है। और ये कहीं भी हर जगह पे ये साफ़ सुथरे दूध के धुले हुए और गंगा नहाए हुए नज़र आते हैं। इनका किसी जुर्म में कोई हाथ नहीं होता बराह रास्त, किनके पास जहाज़ हो या ना हो, लेकिन ये किसी न किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके असम्बली में सारे लोग चीनी के ज़रिए ख़रीद लेते हैं। ये चीनी ही होती है जिसकी वजह से MPAs बिक जाते हैं, ये चीनी ही होती है। ये किसी भी MNA को जब आप चीनी देते हैं तो वो MNA जो है आपकी हुकूमत में शामिल हो जाता है। आप सेनेटर क्या टिकट खरीदना चाहते हैं तो भी आपको चीनी की ज़रूरत होती है। सेनेट का चेयरमैन बनना होता है तो भी आप चीनी के इवज़ में खरीदे और बेचे जा रहे होते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएँ तो अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला पाकिस्तान से सारी चीनी माफिया को तबाह बर्बाद और गर्क कर दे और हमारे अंदर ये हौसला और ताकत पैदा करे कि हम चीनी को पेन के एक स्ट्रोक से, एक इरादे से, एक ही दफ़ा में हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें। वमा अलैना इल्लल बलाग।